वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत वाहे श्री अकाल, खालसा जय भीम, जोहार। वैसा मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश नामी। वैसा मानवता चैनल में आज हमारे साथ जुड़े हुए मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। रोशनी जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। रोशनी जी, बहुत स्वागत है वैसा मानवता चैनल में। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब जुड़े हुए हैं, वो हमारे अमेरिका से जुड़े हुए हैं और हमारे इस वैसा मानवता चैनल के स्पॉन्सर भी हैं, कार्यक्रम के प्रायोजक भी हैं। उनका भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं। दूसरे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र जांगड़ी जी जुड़े हुए हैं मुंगेली रायपुर से। उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। वो भी एक किसान है, डॉक्टर भी है। उनका वेलकम करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम के संपादक मेघराज जी का भी स्पेशल धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने फेसबुक लाइव किया हुआ है। स्पेशल धन्यवाद मेघराज जी का। हम आज जिस ढंग से ज्वलंत मुद्दे को लेकर हम आज चर्चा पर शामिल हुए हैं, मुद्दा ये है कि आज पूरे देश भर में या अपितु देश विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि साल भर से किसान सड़कों पर, बॉर्डर पर अपने 3 काले कानून को लेकर सड़कों पर आंदोलनरत थे और इस कानून को लेकर लगातार वो विरोध कर रहे थे। और गुरु नानक पर्व अभी 19 तारीख को गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश पर्व हम सब लोगों ने सेलिब्रेट किया। उस दिन ही भारत के प्रधानमंत्री जी का अचानक मीडिया में जब हम लोगों को ने देखने सुनने को मिला कि उन्होंने किसानों से क्षमा मांगते हुए तीनों कानून को वापस लेने की घोषणा की। इस पर आज का सवाल है और हम किसानों की ओर से हमारे जो आज दर्शक हैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि जिस ढंग से ये 3 काले कानून को लेकर जो भारत के किसान लगातार उसके नियम कानूनों को लेकर आंदोलनरत थे और ये किसानों के हक में नहीं था, जिस ढंग से इसकी घोषणा की गई, इसको लेकर के आज लगातार सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम की मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं सबसे पहले रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, हमें आप सुन पा रहे हैं? तो बिल्कुल सुन पा रही जिस ढंग से गुरु नानक पर्व के दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को अचानक ऐसी सद्बुद्धि कहाँ से आ गई, क्योंकि किसान, इतने सारे किसान मर गए, बॉर्डर पे मर गए, आत्महत्या करके मर गए, सदमे पे मर गए और तरह तरह की घटनाएं हुई। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इस घोषणा को क्या आप समझते हैं? क्योंकि एक तरफ तो राज्यसभा, लोकसभा में ये कानून पारित हो चुके हैं और मोदी ये भी कह रहे हैं कि किसानों को घर चले जाओ, आप इस आंदोलन को समाप्त कर लो। क्या कहना है आपका? किसानों को रोशनी जी। किसान घर जाएंगे ही नहीं तब तक ये उनको पूरी तरह से, जितने इन्होंने किसान मार दिए, मर गए, कितनों के ऊपर इन्होंने केस बना दिए, तब तक उन सबको ये बरी नहीं करेंगे, तब तक किसान घर नहीं जाएंगे। क्योंकि किसान साल भर से बैठा है, सर्दी गर्मी बरसात सब झेली है उन्होंने यहाँ पर। अपना घर, बच्चे, अपनी खेती बाड़ी सब छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। जी रोशनी जी, हमें सुन पा रहे हैं? आप डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए हमसे? आप नहीं, मैं तो सुन रही हूँ सर। हाँ, तो मेरा सवाल ये है आपसे कि अचानक भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये सद्बुद्धि गुरु नानक साहिब के प्रकाश पर्व के दिन ऐसे कैसे आ गई? इससे पहले तो उन्होंने कभी किसानों की कोई बात ही नहीं की। इतने सारे किसानों के ऊपर में इतने सारे जुल्म और जातियां होती रही, कभी उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनको पता था कि चाहे मैं कुछ करूं या ना करूं, जितने किसान बैठे हैं, गुरु का पर्व है, उस पे इन्होंने यहाँ पे रोशनी भी करनी है, इन्होंने यहाँ जलेबी लड्डू सब बांटने, तो क्यों ना मैं जरा सा बोल दूं कि भाई मेरी तरफ से किसानों का काला कानून वापस ले रहा हूँ। इस चीज का कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, उसने फायदा उठाना है इस चीजों का, इसलिए किसानों की तरफ उसने, जैसे लोग कुत्ते की तरफ टुकड़ा फेंकते हैं ना, वो वाली चाल चली है। सब कुछ तो अचानक ही करता है, कौन से दिन ये करता है? आधी रात को नोटबंदी कर देता है, सब कुछ ये ऐसे अचानक ही करता है। तो इस पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बेकार आदमी है। बहुत शुक्रिया रोशनी जी। हम आपके पास फिर से आपके पास सवाल को लेकर पहुंचेंगे। मैं इससे पहले
जितेंद्र जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? जांगड़े जी, आप मेरे ख्याल से आपकी आवाज हम तक सही नहीं आ पा रही है, तो मैं आप साइलेंट रहें, हमारे प्रोग्राम को आप सुनते रहें। जब आपका नेटवर्क सही आ जाएगा तो हम आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, जिस दिन से इस किसानों के हक अधिकार को लेकर, इस कानून को लेकर लगातार किसान पूरे भारत में जद्दोजहद कर रहे हैं, और अचानक से जो भारत के प्रधानमंत्री साहब को ये कहना पड़ता है कि ये कानून हम वापस ले रहे हैं, लेकिन इस घोषणा को लेकर किसानों के मन में बहुत संशय है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बातें देश में जो चल रही है, भारत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री की जो घोषणा है उसको किसानों के गले नहीं उतर रही है, तो इस बाबत आपकी प्रतिक्रिया हम जानना चाहते हैं। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, अमेरिका से। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। फतेह सर। पहली तो गल मैं तुहानू गुरु नानक साहब का जन्मदिन मुबारक कहना चाहना अगेन, बहुत मुबारक होवे। ते इसे तरह गुरु तेग बहादुर जी दे भी शहीदी दे अजकल दे नेड़े तेड़े ही आंदे ने। यू नो, ये सारियां जिहड़ी जद्दोजहद है गुरु नानक साहब तो लेके, दिस इज ऑल फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए है। जो ह्यूमन राइट्स जो है ना, वो है हमारे परमात्मा की बख्शी हुई जी। वो जो है किसी स्टेट ने नहीं, और किसी धार्मिक लीडर या पॉलिटिकल लीडर से नहीं। उसका जो बेस है वो है अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा ब्रह्म, जो भी अल्लाह, जो भी आप कह रहे हैं, उससे है डायरेक्ट गिफ्ट टू ऑल ऑफ अस। एंड साडे ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੋਇਸਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵਾ ਜਾ ਜੀ। ਉਹ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੱਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੀ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋਰਾ ਜਰਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੇਸ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਾਣਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਪਲੋਈ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਛਿੜਕਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਸੋ these are all kinds of confusing things। ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸੇਮਸ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਲਈ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਦਈਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ maybe something like that is Modi doing, but whether it's more than that or not,
ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਈਂਡ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। That's how I view it. Thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे सारगर्भित विचारों को आपने हमारे सामने रखा है। मैं आपके पास फिर से दोबारा लौटूंगा, इससे पहले मैं जितेंद्र जांगड़े जी के पास उनकी प्रतिक्रिया के लिए कोशिश करता हूं। जितेंद्र जांगड़े जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी, थोड़ी नहीं, आपकी आवाज बहुत डिस्टरबेंस है। ठीक है, मैं रोशनी जी के पास जाना चाहूंगा। रोशनी जी, हमें सुन पा रही हैं? जी, सुन पा रही हूँ। रोशनी जी, मैं अगला सवाल आपके सामने रखता हूं कि जिस ढंग से मोदी साहब कई बार गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब के पास में मत्था टेकने चले जाते हैं और जाते रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि गुरुद्वारे में जाना, मत्था टेकना एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे दुनिया के अंदर में सच्ची मानवता के लिए गुरुओं के सामने नमन करके हम कितनी ईमानदारी से अपने चाल चरित्र और चेहरा को प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, क्योंकि जनता के द्वारा ही चुनी गई सरकार में सर्वोच्च बाद में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब सारे चीज हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जनता के चुने हुए ये प्रतिनिधि हैं और जनता के हित और अनहित को इनको बखूबी समझने की जरूरत है। चाहे दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, जनता के हित अहित उसके हर फैसले उनके विचारों पे, उनकी जहन पे, उनकी कार्यप्रणाली पे एक-एक चीज दुनिया देखते रहती है और उस चीज को, उस सच्चाई को महसूस भी करते हैं। तो बहरहाल जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री को लोगों ने एक विश्वास जताया, क्योंकि उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि अच्छे दिन लाएंगे, मतलब ये कि हर जनता जो है उस अच्छे दिन में खुशहाल महसूस करेगा, रोटी रोजगार मिलेगा, करोड़ों लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने की वादा इन्होंने घोषणा में की थी। तो सारे वादों को एक विश्वास, एक सच्चाई, एक ईमानदारी के साथ में लोगों ने विश्वास किया। लेकिन जैसे जैसे उनकी कार्यप्रणाली और सत्ता शासन शुरू हुई, लोगों को एक ठगा सा महसूस होने लगा, क्योंकि भारत देश की तमाम चीजें बिकने लग गई। आप देखते हैं कि नोटबंदी अचानक आ गया, तो ये बहुत सारे उनके जो फैसले हैं वो जनता को बहुत दुखदाई और कष्टदायक स्थिति में ला खड़ा किया था। आपको मालूम होगा कि जब हमारे पैसों को बदलने की बात आई तो बहुत सारे माताएं, महिलाएं, बच्चे जो थोड़े बहुत अपने पैसे इकट्ठे करके रखे थे, उनको बचाए हुए उनकी जो पूंजी है कहीं रद्दी की टोकरी में न चला जाए, कितनी जद्दोजहद करके अपनी पैसे को उन्होंने विनिमय कर पाया, और कुछ लोग तो नहीं भी कर पाए। तो हम एक प्रधानमंत्री साहब की जो एक अच्छी घोषणा कही जा सकती है, घोषणा के लिए तो उनकी हम बहुत बधाई करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं कि उनको ज्ञान का प्रकाश हुआ और वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ में ये बात अगर कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जनता उनको विश्वास करेगी या नहीं करेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं दोबारा आपके सामने इस सवाल को लेकर जानना चाहूंगा कि मोदी साहब की जो घोषणा है या उनकी जो भी आज तक उन्होंने जो भी बातें कही है, इसको जनता की ओर से एक आप एक प्रतिनिधि भी है, सामाजिक प्रतिनिधि भी है, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं कि मोदी साहब की कही हुई बातों को देश की जनता आज सर आंखों पे ले लेगी और उनके भक्त बन जाएंगे? क्या कहना है? कोई उनका भक्त नहीं बनेगा जी, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे सपने लोगों को दिखाए, लोग बर्बाद हो गए, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास खाने को नहीं है। ये एक नंबर के झूठी बातें करते हैं, कोई इन पे विश्वास करने वाला नहीं है। इन्होंने किसी को विश्वास के लायक रखा ही नहीं है। और रही मत्था टेकने वाली बात, है तो कैलाश पर भी चला गया था, वहां जाकर भी इसने गुफा में बैठ के 2-3 दिन तक प्रतिज्ञा करता रहा। वहां पर क्या कर रहा था भगवान ही जाने। और कोई नेता चला जाए, राहुल गांधी चला जाए, तो उनके ये मजाक उड़ाते हैं कि वो काशी चला गया, वो फलानी जगह चला गया। अरे तुम खुद ही जाते हो इलेक्शनों के चक्करों में, लोगों को फुसलाते हो,
जुमलेबाजी करते हो। तो लोग अब इसके चुंगल में फंसने वाले नहीं है, बुरी तरह से लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। हाँ, जो जी मोदी के अंधे भक्त हैं वो बेशक इसका गुणगान करें, क्योंकि लोग भूखे भी मर रहे हैं। लोगों के पास सिलेंडर तो इसने दे दिए थे फुसलाने के लिए, गैस भराने के पैसे नहीं है। लोग जिन्होंने गाड़ियां खरीदी, बाइक खरीदी, सब बेचारे पैदल धक्के खा रहे हैं या साइकिलों पे जा रहे हैं, किसी के पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। कैसे उन्होंने अपना घर चलाना? ये झूठा आदमी है, इस पे कोई अब भरोसा करने वाला नहीं है। जी। जिस ढंग से अभी ये तीनों कानून को लेकर और एमएसपी को लेकर जो किसान नेता है राकेश टिकैत जी ने भी इस प्रधानमंत्री जी की घोषणा को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और वो उन्होंने कहा भी कि जब तक कि हम ये कानून की तरफ से पास नहीं हो जाता, तब तक किसान घर को नहीं जाएगा और जो आंदोलन है वो लगातार हाँ, सड़कों चलता पर रहना पड़ा चाहिए। रहेगा। जी, आंदोलन चलता रहना चाहिए तब तक इसको बिल्कुल पेपर वर्क करके किसानों को ना दे दे, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है किसी तरह से भी। ये झूठे जी, वादे करता है। अभी माफी मांग रहा था, लोगों से माफी मांग रहा था कि किसान शायद मुझे समझ नहीं पाए या मैं किसानों को नहीं समझ पाया। वो सब जी। इसका ड्रामा है सारा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं फरवरी मार्च में, इसलिए ये लगा पड़ा है। कुल मिला के अगर कहे तो जनता ने कुछ न कुछ इनको मैंडेट मैंडेट दे दिया है और संकेत दे दिया है, उसी का आ, ये परिणाम है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहरहाल जो भी हो, हम इसको एक किसानों की ओर से और जो भारत की अन्नदाता की ओर से अगर हम बात कहें, तो जिस ढंग से ये दो अ, अडानी और ये जो उद्योगपति हैं, इनके इशारे पे जो ये कानून बने थे और किसानों को ये बहुत जल्दी समझ में आ गया कि अगर ये कानून का हम अगर विरोध नहीं करेंगे तो भारत का जो किसान है ठीक या जो रहेगा। अन्नदाता है, वो गुलाम हो बस, जाएगा और कहीं न कहीं बिल्कुल। उद्योगपतियों के ये गुलाम बन कर के रह जाएँगे। और जी हमारी जी। अपनी जो खून पसीने की जो कमाई है, मेहनत है, आज आप देखते हैं कि कोरोना के काल में जो खाने-पीने की चीज़ें हैं, तेल की चीज़ों जो दलहन-तिलहन की जो महँगाई है, वो आप देख सकते हैं कि एक परिवार में जो 2 वक़्त की रोटी है, वो कितनी महँगी हो चुकी है। जी तो बहरहाल आज के इस चर्चा पे हम आगे जाना चाहते हैं क्योंकि जो किसानों को ये समझ में आ चुका है कि हमें अपने हक अधिकार को कैसे लेना आता है। तो मैं लास्ट में आपका दूसरा सवाल आपसे फिर से मैं करना चाहूँगा कि जो भारत का जो अन्नदाता किसान है, जो आज भारत को इतनी बड़ी आबादी के बावजूद भी अ किसान की कमाई और उनकी मेहनत से भारत का जो आर्थिक स्थिति है, हमारा जो अन्न का भरण-पोषण है, वो इतना सक्षम हो चुका है। लेकिन किसान आज कहीं न कहीं दिनों-दिन उनकी आर्थिक स्थिति नीचे चली जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, मेरा कहना ये है कि पहले किसान अनपढ़ था, अब किसान जी, जागरूक हो गया, पढ़ा लिखा किसान हो गया, उसको पता है खाद कितने का आता है, रात भर पानी में कैसे खड़े रहते हैं खेत में। चाय वाला आदमी तो स्टोव के पास खड़ा हो जाता है तो उसको गरमाइश मिलती रहती है, मगर किसान खेत में रहता है, ऊपर ओस हुँ, बरसती है, नीचे ठंडा पानी होता है पैरों में। तो जी, ये किसानों को सिर्फ धोखा दे रहा है। इसने अपने मन की करनी है, इसने सोच रखा है कि किसान तो बेचारा सीधा साधा भोला भाला है, बैठा रहे रोड पे। मगर किसान भी अब इसके गुरु बन गए हैं, किसानों ने जाना ही नहीं है, तब तक इसने लिखित में देना नहीं है। जी। जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी। मैं अगले सवाल के लिए फिर से आपके पास लौटूँगा। जांगड़े जी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर। चलो आपकी आवाज़ अभी अच्छी आ रही है, तो अभी हमारे 2 मेहमानों ने अपनी बातें रखी है और भारत का जो अन्नदाता किसान है, वो लोगों के भरण-पोषण के लिए उन्हें एक अन्नदाता को एक भगवान के रूप में भी कहा जाता है, कि जो हमारे 2 वक़्त की आग बुझाता है। ऐसे किसानों को अ, अधिक से अधिक फ़ायदे और अ, मजबूत बनाने चाहिए देश की सरकार को, ताकि वो हमारे मेहनतकश किसानों की हर सुख-दुःख में भागीदारी बन सके। लेकिन आज तक अगर हम देखते हैं, तो कोई भी सरकार इन किसानों के लिए जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए उनको संपूर्ण रूप से
मजबूत बनाने की दिशा में किसी की भी नीति और नियत साफ नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है जांगड़े जी? हेलो, मुझे लगता है जांगड़े जी के पास हमारी आवाज ठीक से नहीं जा रही है। मैं डॉक्टर कृपाल सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, दुनिया के किसी भी कोने में अगर 2 वक्त की रोटी ना मिले तो हमारा जीवन कैसे हो सकता है? और हम किसानों को, जो हमें हमारे पेट की आग बुझाने वाले किसानों के प्रति हमारी जो रवैया है, इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्योंकि आप अमेरिका में रहते हैं और वैश्विक देशों में किसानों की हालत क्या है, भारत जैसे देश में किसानों की क्या हालत है, इसके बारे में आपको बखूबी पता है। हम आपकी दोबारा प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। थैंक यू डॉक्टर जी। साहब जी। देखो पश्चिमी मुल्कों में ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ जी ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਗਰ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਆ ਚੱਲਦਾ। ਧਾਰਮਿਕ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਰਾਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਗਏ, ਬਾਹਾਂ ਚੋਂ ਖੱਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਪੇਟ ਚੋਂ ਵੈਸ਼ ਆ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੱਤਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ, ਵੈਸ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ, ਬੈਂਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਮਨ, ਇਹ ਹੈ ਵਾਮਨਵਾਦ। ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਆਮ ਸੇਇੰਗ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੌਬਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, IAS IPS ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਵਿਦਾਸ, ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਤਿਅਮੇਵ ਜਯਤੇ ਤੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮਾ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਗੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੀ
ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ। That's where all this RSS ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਏ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿ ਵਾਕਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਸਾਰ। ਲੈ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੇ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਜੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ। ਵਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਥੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਮਿਲੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲਿਆਈਏ। ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਰੋਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਨਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫਸ ਕੇ ਤੁਸੀਂ अपनी जिंदगी खराब करी जाओ। That's where I would like to stop and thank you. बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल सिंह साहब, आपने बहुत अच्छे से आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाया है। मैं दोबारा कोशिश करूंगा जितेंद्र जंगड़ी के पास। जंगड़ी जी, हमें सुन पा रहे हैं आप? हेलो, मुझे लगता है उनका नेटवर्क पूरी तरीके से खराब है। मैं रोशनी जी के पास दोबारा फिर से लौटना चाहूंगा। रोशनी जी, आप दिल्ली जैसे राजधानी पे रहती हैं और आम जो जनता है, आम जो नागरिक हैं, जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, उनकी परिस्थितियां आज जिस ढंग से महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, चाहे वो खाने पीने चीजों को लेकर है, चाहे वो चावल दाल आटे की बात हो, चाहे तेल का हो, चाहे वो गैस का हो, इवन परिवार में जो भी चीजें हम रोज परचेस करते हैं या दैनिक जीवन में जो चीजें उपयोग करते हैं, और ये सारी चीजें किसान उपजाता है। लेकिन जब किसान उसका उत्पादन करता है तो उसकी कीमत एकदम गिर जाती है, और जब उसको कोई बिचौलिया लेके जब उसको बेचता है तो उसकी कीमत आसमान चली जाती है। तो आज किसान इसी बिचौलियों के कारण सबसे ज्यादा उसकी हालात खराब हैं। और ये बिचौलिया कहाँ से पैदा होते हैं, इसका पालन पोषण करने वाला कौन है? जब केंद्र में सरकार बीजेपी की आती है तो आपने देखा होगा कि आलू प्याज जैसे जो साधारण भोजन का चीज है, जो सुबह शाम बनती है परिवार घरों में, उसकी कीमत भी हमेशा लोगों की आंसू बहाती रही है। तो मैं रोशनी जी आपसे जानना चाहूंगा कि दिल्ली मेट्रोपॉलिटन राजधानी जैसे शहरों में इस कोरोना की काल में लोगों का जीवन यापन, जो किसानों के उपजाए हुए अन्न को लेकर क्या हालात है उनके, बताएंगे? देखिए जी, हर गरीब आदमी उसी चीज को खा रहा है जो अमीर आदमी खा रहा है। जैसे सरसों का तेल है, आटा है, हल्दी नमक मिर्चें हैं, सब महंगा हो चुका है, बहुत ज्यादा महंगा है।
और हाँ। गरीब आदमी का तो खाना मुश्किल है। अगर केजरीवाल जी इनको राशन फ्री ना करते तो शायद और भी दिल्ली के आधे लोग गरीब मर जाते। जी। अब वो जैसा भी दे रहे हैं लोग खा रहे हैं। हाँ, बाकी हाँ। तेल है, दूध है और सिलेंडर है, बाकी और जरूरत की चीजें हैं, दवाइयां हैं, आदमी खरीदता ही है ना। हालत लोगों की पहले ही खस्ता हो गई थी कोरोना में, क्योंकि कमा नहीं पाए, 2 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए लोगों के। जी। और अब इतनी हालत खराब है कि सब कुछ महंगा है, कोई चीज सस्ती नहीं है। किसान को तो अपना गेहूं 1800 रुपए क्विंटल बेचना पड़ रहा है, 2000 हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी। बाकी जी। जो और लोग हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, हाँ, वो हाँ। पूंजीपति तो उसी गेहूं को देखो, कहते हैं ये सोना वाला गेहूं है, ये राजधानी वाला गेहूं है, ये फलाना है, ये महाराष्ट्र का है। उसको दुगने तिगने दाम में बेचते हैं। और उगाता कौन है? किसान। वो तो बेचारा नहीं खा पाता, वो तो सबसे जो कणक होती है उसको मरी मरी को अपने पास रख लेता है, अच्छी को तो मार्केट में देता है कि चलो 2 पैसे अच्छे मिल जाएं, मगर वो हाँ, नहीं हाँ। मिल पाते हैं। किसान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बाकी और लोगों की भी हालत उनके साथ साथ खराब है। सारी सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, टमाटर 100 रुपए किलो है। बताइए जी। क्या खाएगा आदमी। जब भी बीजेपी का राज होता है प्याज 100 रुपए किलो तक पहुंची। हमने अभी पिछले सीजन में प्याज 100 रुपए तक खाई है, 150 रुपए तक खाई है। जी। इतनी महंगाई है। लोग जब भी ये लोग आते हैं तब ये बिल्कुल लोगों की कोरोना हालत खराब कर देते हैं। कोरोना काल में तो आलू 100 रुपए किलो बिका है। अभी भी कौन सा कम है, अब तो सीजन है, आलू नया आ रहा है, वो भी 30 रुपए किलो है। बंदा क्या जी। खाएगा? गरीब के परिवार में अगर 5 लोग हैं तो उसका आधा किलो तो आलू बनेगा ही बनेगा ना। मैं तो इसी क्या पर खा एक लेगा और क्या बचा लेगा? जी, मैं 1 मिनट आपसे रोकना चाहूँगा रोशनी जी। जी जिस ढंग से किसान जब उपजाता है या अपनी फसल को जब बेचता है तो उसकी कीमत ऐसे पानी के भाव हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल वही जब पूंजीपति के हाथ में चला जाता है, तो बेतहाशा 100 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। बिल्कुल तो बिल्कुल 100 गुना। इस कंट्रोवर्सी का कंट्रोल जो है भारत सरकार के हाथ में होता है। तो आखिर कौन-सा ऐसा कारण है जब किसान बेचना चाहता है अपनी फसल को, तो वो उसके मूल्य उसको नहीं मिलते, उसकी लागत नहीं मिलते। लेकिन यही यही दलाल लोग जब ये बिचौलिए लोग जब अपने घरों में भंडारण कर लेते हैं और जब माँग बढ़ती है तब इसको बेचते हैं तो अ, बेतहाशा आसमान कीमती छूते हो, क्योंकि जो किसान है वो आम उपभोक्ता है, वो इनसे खरीद के खाती है। तो इस कंट्रोवर्सी को हमारे देश के जनता के हित में या किसानों के लिए जो आंदोलनरत हैं, ऐसे कंट्रोवर्सियों को जो आम किसान है या भारत की जो जनता है, इसको क्या कुछ कर सकता है? कैसे इसके हम निदान कर सकते हैं? कोई सरकार के भरोसे तो होनी नहीं है। क्या सोचते हैं आप? देखो जी, किसान भी अगर मार्केट में नहीं देगा तो वो भी फिर भूखा मरेगा बेचारा। उसको कहीं ना कहीं तो अपनी फसल बेचनी ही पड़ेगी ना। जी। तो जो पूंजीपति हैं वो तो स्टोर कर लेते हैं, उनके पास पैसा है, वो दे भी देते हैं। अब किसान क्या करेगा? किसान को तो हाँ। अपनी फसल देनी है ना, उसने बेटी की शादी करनी है, चाहे अपनी बीमारी का इलाज करवाना है या अपने माँ बाप का पालन पोषण करना है। तो किसान को तो ओने पोने बेचना ही पड़ता है, मगर फायदा ये पूंजीपति लोग ही उठाते हैं। जैसे कुछ लोग गिने चुने, जैसे जी। आज मैंने पढ़ा है कहीं पर कि बीएसएनएल भी बिकने वाला है। अगर कुछ लोग अपनी सिम बदल लें तो शायद जी। बीएसएनएल बच जाए। हाँ, तो हाँ। इस तरह से अगर लोग पहल करें तो शायद कुछ थोड़ा सा शुरुआत हो सकती है। मतलब जनता को खुद को जागरूक होनी पड़ेगी और अपने होना हक पड़ेगा, अधिकार के लिए आपको खुद को होना सामने पड़ेगा, आना होना। पड़ेगा। जी जी। जी, जनता को अपने आप बहुत को जी। जागरूक करना है। जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी आपने प्रतिक्रिया देने के लिए। हम दोबारा आज के इस कार्यक्रम को हम शॉर्ट में भी लेके जाएँगे क्योंकि हमारी डिस्कस जो है किसानों के ऊपर और भारत के अन्नदाता के ऊपर हो रही है। जी हमारे साथ एक मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी कनेक्शन भी नहीं हो पा रही क्योंकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और जी। वहाँ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े साहब। जांगड़े साहब अगर हम हमसे जुड़ पा रहे हैं तो अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें कि भारत छत्तीसगढ़ का किसान इस किसान आंदोलन को लेकर और अभी जो मोदी साहब की घोषणा हुई है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है? जांगड़े साहब। बहरहाल कांगड़े उनसे साहब हमारी लगता संपर्क है नहीं आज कहीं चले गए हैं, अ, लगता है कहीं आज। जी, बहरहाल उनसे हमारी संपर्क नहीं हो पा रही। हम 2 मेहमानों से ही आज की चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। उसके बाद
हम कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, जिस ढंग से जो किसानों के आज हालात है, एक तरफ सरकार की जो स्थिति है सच्चे वादे को लेकर, और जो किसान हैं वो इस वादे को लेकर कन्फ्यूजन है। तो कहीं न कहीं जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, जो भारत का जो सबसे बड़ा रीढ़ कहा जाता है, किसान अन्नदाता है, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाते हैं, और रीढ़ को अगर हम तोड़ दिया जाए तो वो समझिए कि वो शरीर का एक अपंग विकलांग कहलाता है। और ऐसे रीढ़ के ऊपर में जो आफत आई हुई है, किसान एकदम बहुत ही बुरे हालात में है। कितने किसानों के माता-पिता इसमें शहीद हो गए, उनका परिवार उजड़ गया। तो ये परिस्थितियों को सरकार को सँभालने में इतनी लंबी दिन कैसे लग गए? क्यों ऐसा मतलब लगा? और मुझे लगता है चलो मोदी जी को गुरु नानक साहिब का जो प्रकाश है वो शायद उनको आया हुआ है, भगवान उनको सद्बुद्धि दिया है। तो मुझे लगता है कि देर आए दुरुस्त आए, अगर किसानों की इस माँग को पूरी कर ली जाए, तो मुझे लगता है कि किसान उनको शायद माफ़ भी कर दें। मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को जानना चाहूँगा। भारत चाहे दुनिया का कोई भी किसान हो, वो 2 वक़्त की रोटी, लोगों की भूख को मिटाने वाला किसान है, उनको सबसे ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आज की इस कंट्रोवर्सी सवाल को लेकर थोड़ा सुलझाने की कोशिश भी करें, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, और हर डॉक्टर सोचता है कि भई हम अ लोगों का सही ढंग से मरहम करें, इलाज करें। तो इस इतनी बड़ी समस्या का इलाज क्या हो सकता है, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब? Well, thank you for asking me. We have Jasveer Singh Patia just joined us. जी वाहे खालसा वाहे फतेह जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। भाटिया साहब, हम आपको भी लेंगे। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कृपाल सिंह जी का, उसके बाद हम जी भाटिया जी के अभी पास जाएँगे। हाँ मैंने अभी ज्वाइन किया तो जी, थैंक यू सर। जी कहिए। So, कृपाल सिंह साहब, हाँ जी। So the bottom line is this जी, कि भी जिन्ना चिर ਅਸੀਂ जी, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। जी, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਈ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਖੁਦਗਰਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗढ़ ਨੇ। ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ एजुकेशन, पर्सन टू पर्सन एजुकेशन, कि जैसे मैं कुछ लोगों को सिखाऊं, उनसे इनकरेज करूंगे, तुसी किसी और से बातें करें, किसी और से बातें करें, ऐसे बाय वर्ड ऑफ माउथ जितना चਿਰ हम ये जागृत पैदा नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो नहीं बनेगा। जितना ਚਿਰ सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होएगा, उस वक्त उतना ਚਿਰ फिर ਅਸੀਂ अपोज नहीं कर सकते ਜਿਹੜੀਆਂ इनजस्टिस हो रहा ਸਾਡੇ अराउंड। सो जागृत गवर्नमेंट ने पैदा नहीं करनी। संविधान सानू हक दिंदा जागृत दा, पर संविधान इज ए पीस ऑफ पेपर, यू नो, ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, to activate it, and that's again the responsibility lies within us, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੀਏ।
ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਥੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਥੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਵੇਚ ਸਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੀ ਇਹ ਦਿਸ ਜਸਟ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਐਗਸ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਬਜਾਏ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਘਾਟਾ ਹਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭਲਾ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਰੀਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕਿਵੇਂ ਰਵੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਹ ਟੱਠੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ You know, I like that. that I sort like of that. view that's what is happening all around. Yes. So we जी, have जी। to be careful and we should become aware and conscious of this thing. And ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ आप खड़े हो सकिए ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ कर सकिए। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे सुझाव आपने रखे हैं। हमारे किसानों को इसका लाभ जरूर मिलेगा, क्योंकि जब किसान बेचने वाला है और खाने वाला ही किसान है, जो जनता है, तो जब एक दूसरे मिल जाएंगे और इस बात को समझ जाएंगे तो ये बीच का जो बिचौलिया है ऑटोमेटिक भग जाएगा और बिचौलिए की कोई इसमें जगह नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है ये जो सजेशन है या जो ये सुझाव है हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, आम जनता को जरूर अच्छा लगेगा। शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं जसबीर भाटिया साहब का स्वागत करते हुए उनको आमंत्रित करता हूं कि आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर, चूंकि गुरु नानक साहिब की प्रकाश पर्व के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री ने ये काले कानून वापस लेने की घोषणा की है और जिस ढंग से गुरु नानक साहब ने अपने जीवन के अंतिम काल में भी उन्होंने पाकिस्तान में या ननकाना साहिब में जहाँ पे उनका जो जगह है वो लंबे समय तक खेती किसानी करते रहे, हल जोतते रहे और मेहनत की कमाई को उन्होंने बहुत प्राथमिकता दिया और भारत के किसानों के प्रति जो गुरु नानक साहब की जो फिलॉसफी है वो बहुत प्रेरणादायी है। और ऐसे समय पे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आई है, तो एक तरफ से एक प्रकार से हम कहें कि ये सोच उनकी अच्छी है। अगर ये सही में उनका ईमानदारी से ये फैसला अगर किसानों के हित में है तो लोकसभा राज्यसभा में जो कानून पारित किए गए हैं और किसान नेताओं ने भी ये कहा है कि जब तक ये कानून पूरी तरीके से कानून को बदल नहीं दिया तब तक किसान हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। तो जिस ढंग से गुरु नानक साहब ने ईमानदारी और हक की कमाई, मेहनत की कमाई को प्राथमिकता दिया, इस पर मैं भाटिया साहब की प्रतिक्रिया देना चाहूंगा कि जिस ढंग से आज किसान और जो देश की जो सरकार है इस कंट्रोवर्सी को हम किस नजरिए से देखते हैं, भाटिया साहब अपनी प्रतिक्रिया दें। जी, वाहे खालसा वाहे फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार सबको। देखिए, आपने पीएम साहब की बात की है, चलो थैंक यू करना चाहता हूँ। कम से कम 1 साल के बाद उनको ये ख्याल आया भी चलो ये अब वापस लेंगे, इस बात की खुशी है। लेकिन किस विचार से किया है मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ये पॉलिटिक्स है वहाँ की। बाकी दुख ये है कि 700 लोग मर गए हैं, शहीद हो गए हैं और जिस तरह से लखीमपुर और टिकरी बॉर्डर पर किसानों को, महिलाओं को कुचला गया है बेदर्दी के साथ, वो तो अत्याचार भूला नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, हमें मूल बातें करनी चाहिए। भारत जैसे एक लोकतंत्र देश है, तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि लोगों की सेवा।
लोगों जी। के लिए ये सरकार ये जो लोकतंत्र है वो सरकार का एक मिशन है कि लोगों की सेवा की जाए, दुनिया की जी। सेवा की जाए। सारे संसार जितने भी भारत के लोग हैं वो पीपल फर्स्ट मैं कहना चाहता हूँ, लोग पहले। जी। लेकिन जो सत्ता है उनका एक ही रहा है, कैसे हम जीतते रहें, कैसे वोट लेते रहें, कैसे जनता को आपस में लड़ाते रहें, धर्म के नाम से, जाति के नाम से और कई तरीकों से, और कुछ पूंजीपतियों के फायदे के लिए सारे कानून बनाना, ये कोई लोकतंत्र का तरीका नहीं है। जी। तो जब तक ये हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये देश सुधर नहीं सकता। जी। सबसे जी। पहले तो है प्राथमिक शिक्षा। तो शिक्षा देखिए, भारत के अंदर जाति पाति के नाम पे शिक्षा में भेदभाव रखा हुआ, जी। ये गलत है। अब मैं यूएसए में रहता हूँ, डॉक्टर साहब भी रहते हैं, पता है। देखिए ये हाई स्कूल तक की जो एजुकेशन है हर के लिए अनिवार्य है और फ्री है। उसमें स्कूल, यहाँ तक कि बुक्स तक भी कुछ स्कूलों से मिल जाती हैं। तो सबसे पहला, जब देश शिक्षित ही नहीं है, महिलाएं देश की शिक्षित ही नहीं है, तो वो तरक्की कैसे हो सकती है? तो मैं तो इस बात पे जोर देता हूँ बार बार कि शिक्षा पे ध्यान दीजिए। और उसके बाद ये है कि ये जो जितने धर्म के नाम से बंटवारे हैं, इन्होंने देश को इतना बर्बाद किया है। धर्म जो कहता है क्या अचीव करना है, मुझे नहीं मालूम कितने बड़े बड़े संत महात्मा बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ अचीव किया भी है कि सब दुकानें लोगों को बेवकूफ बनाने की थी। धर्म के नाम पे लोगों को डिवाइड किया हुआ है, लोगों को बांटा हुआ है, जाति के नाम पे बांटा हुआ है। ये खत्म होना चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं होगा, जब तक हर इंसान का अपना एक अधिकार होगा पूरा और इक्वल, जैसे गुरु नानक साहब ने कहा है, मानस की जात सब एक ही पहचान वो, गुरु गोविंद सिंह ने कहा है। क्योंकि आई टेल यू, इस देश के अंदर गुरु नानक की फिलॉसफी को अगर अप्लाई कर सके तो ये देश बहुत उन्नत हो सकता है। जी। जी। और जी। ये किसी धर्म की किसी की निंदा नहीं की है, ये ख्याल करना है। गुरु नानक ने किसी धर्म की निंदा नहीं की है, सिर्फ बराबरी का हक दिया है। सब इंसान एक जैसे हैं, सबको उतना पूरा हक मिलना चाहिए। और मेहनत कर इंसान जो है, मेहनत करने वाले किसान मजदूर सभी, वो हमारी सोसाइटी का प्रमुख भाग है। तो उनके हित के लिए सोचना ये सरकार का धर्म है। और वो नहीं सोचेगी और वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सोचेगी, तो फिर जो हो रहा है ये होता रहेगा। आज ये हुआ है, कल और होगा, कोई और एक दूसरे से लड़ाई कराएंगे जाति के नाम पे, धर्म पे नाम पे। तो ये सब बदलना होगा, तभी देश तरक्की हो सकता है। गुरु नानक का भी अभी एनिवर्सरी हुआ है, शताब्दी हुई है। आज 9वें गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस भी है। ये समय है जिन्होंने सब धर्मों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, मूल अधिकारों के लिए, जो ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उनके लिए अपना बलिदान दिए। लेकिन देश ने कुछ नहीं सीखा उन्होंने। तो मैं तो यही कहूंगा, ये कानून वापस हो गए हैं, ठीक है, लेकिन ये काफी नहीं है। जब तक किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक बेसिक जो है ना सिस्टम, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे सेल्फ सस्टेनेबल, अभी भी सस्टेनेबल नहीं है। अब आड़तियों का सिस्टम है, फायदा तो आड़तियों को हुआ है। आड़ती लोगों ने सदियों से किसानों को फायदा उठाया है अपने फायदे के लिए। वही सब अनाज दाना होल्ड करते हैं, बचा के रखते हैं और फिर ऊंचे दामों पे बेचते हैं। तो किसानों को तो फिर कुछ नहीं मिला। जब तक किसानों का सिस्टम नहीं बनेगा कि वो उनका इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि इतने 4 लाख के लोग जो किसान मर गए हैं सुसाइड करके, वो तो इन कानूनों की वजह से नहीं हुए थे ना। इसका मतलब जो पहला सिस्टम है वो भी ठीक नहीं।
उसको सुधारना होगा। तो ये बातें हैं, ये मैं कहता हूँ लोगों से ऐसा सिस्टम बनाइए अच्छा समय पर कर्ज मिले अपनी नई फसलों के लिए, और उनकी फसलें जो है ठीक दामों पर बिकें, ताकि उनका जीवन भी ठीक चल सके और वो अपने बच्चों की शिक्षा और पढ़ाई के लिए काम कर सके। तो ये सब बातें जरूरी है। अभी तक ये सिस्टम जितना भी है अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है, तो ये सब चेंज होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने बहुत ही मार्मिक अपील सरकार से भी और हमारे किसानों के लिए भी की है। मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी को गुरु नानक साहब के जो प्रकाश पर्व के अवसर पर जिस सच्चाई ईमानदारी के साथ में गुरुजी ने मानवता की सेवा के लिए, किसानों के लिए, हक हलाल की कमाई के लिए जो उन्होंने सच्चा मार्ग बताया है, उसको वो अपनाएंगे और अपने कानून में बदलाव करके किसानों के हित में सच्चाई और ईमानदारी के साथ में गुरु नानक साहब के इस प्रकाश पर्व के अवसर पर मुझे लगता है कि वो सच्ची और ईमानदारी के साथ किसानों के हित में निर्णय लेंगे। आज की इस परिचर्चा में हमारे मेहमानों ने जो अपनी बातें रखी है उनका हम धन्यवाद करते हैं। मैं कृपाल सिंह साहब के पास में और रोशनी जी के पास में 1-1 मिनट की प्रतिक्रिया के लिए फिर से जाना चाहूँगा। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में उन्होंने अपनी कीमती समय दिए। जसबीर भाटिया साहब का और डॉक्टर जितेंद्र जी, जिनका नेटवर्क भी कुछ मिस्टेक था, वो अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। आज की इस परिचर्चा में मैं रोशनी जी के पास में लास्ट कमेंट के लिए जाना चाहूँगा। रोशनी जी अगर हमें सुन पा रहे हैं, तो आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में जो भाटिया साहब ने जो कही है इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें और संक्षिप्त प्रतिक्रिया दें, ज़्यादा लंबा समय ना लें। रोशनी जी। जी, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा है उस पर अमल अगर कर ले सरकार तो बहुत जल्दी देश का सुधार हो तरक्की सकता होगा। है। जी, जी, बहुत शुक्रिया रोशनी जी, दिल्ली से आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपने अपनी कीमती समय देकर आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा में हिस्सा लिया। बहुत-बहुत धन्यवाद रोशनी जी। मैं डॉक्टर धन्यवाद। के पास फिर से जाना चाहूँगा, कृपाल सिंह साहब लास्ट कमेंट आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर। Thank you for asking me again. I believe मेरा ख्याल अनुसार ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ education is the key ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਲੁਟੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब। मैं लास्ट कमेंट के लिए दोबारा फिर से भाटिया जी के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश हमारे ह्यूमन राइट को, मानवता को, पूरी संसार की आम जनता को उन्होंने दिया है। मैं भाटिया साहब के पास मैं भी उनका समर्थन करता हूँ और जिस ढंग से पहले भी आपने भाटिया साहब ने इस डिबेट में आपने मार्मिक अपील भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की सरकार को किया भी था और मुझे लगता है कि आपने आपकी पर के ऊपर ये घोषणा हुई, आपको भी स्पेशल धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारे चैनल के माध्यम से जब ये किसानों का डिबेट चल रहा था उस पर आपने कहा भी था कि मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा कि इस कार्य कानून को आप बदलाव करें और ये हुआ भी। तो मैं अंतिम प्रतिक्रिया के रूप में भाटिया साहब के पास जाना चाहूंगा। भाटिया साहब, लास्ट प्रतिक्रिया आप अपने दें और हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। वेल, बात वही है फिर भी, जैसे मैंने कहा कि धर्मों के बारे में, क्योंकि धर्मों का हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा प्रभाव है और उसका दुरुपयोग है। इसलिए जनता को उन्नति नहीं हो रही, उनकी जागृति नहीं हो रही, क्योंकि वो धर्मों के बीच इस तरह बटे हुए हैं। गुरु नानक साहब ने यही कहा, अगर हिंदू हो तो अच्छे हिंदू बनो, ईमानदार हिंदू बनो, अगर मुसलमान हो तो अच्छे मुसलमान बनो। ये नहीं कहा किसी को भी तुम ये छोड़ दो, वो बुरा है ये अच्छा है। अच्छे इंसान बनो सबसे पहले। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप कर निर्मल कर,
उस परमात्मा को याद करो, जैसे भी करते हो, जैसा भी तो आपका इष्ट है, जिस तरह से भी आपका धर्म है, उसको याद रख करके अच्छे इंसान बनो, अच्छे काम करो, जी नाम जपना, वर्ण छकना, कीर्त कमाना, जो कमाई करो मेहनत की कमाई करो, ईमानदारी की कमाई करो। तो ये इतने बड़े बड़े जो पूंजीपति इतना पैसा इकट्ठा कर रखा है लोगों को लूट के, तो वो देश के काम नहीं आ रहा। उठा के ये लोग पैसा बाहर के देशों को दे आते हैं ताकि भाई तुम लोग तरक्की करो, हमें जरूरत नहीं है। कैसा मूर्खों का ये तरीका है। बाहर के बैंकों में हजारों लाखों करोड़ रुपया हिंदुस्तान का वहां पड़ा है और वो लोग अपने फायदे के लिए इसको यूज करते हैं। भाई ये पैसा देश में खर्च होना चाहिए, स्कूल बने, कॉलेज बने और पढ़ाई हो। तो यही बातें हैं। और जी बाकी इतना प्रधानमंत्री साहब से मैं फिर अपील करूंगा हाथ जोड़ के, तो जो किसान इस तरह से शहीद हुए हैं उनको, उनकी परिवारों को लिए कुछ करें, और जो जिन पापियों ने ये लखीमपुर और वहां पर ये अत्याचार किया है, क्राइम है, वो उनको सजा मिले ताकि लोगों को मन को शांति मिले। उनके साथ इंसाफ होना मिलना चाहिए। बस इतनी जी बात कहूँगा। बहुत शुक्रिया जसबीर भाटिया साहब, आपने एक मार्मिक अपील भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। मुझे लगता है कि गुरु नानक साहिब के प्रकाश पर्व के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आई है और गुरु नानक साहिब की फिलॉसफी को, उनके आदर्शों को मानते हुए भारत की आम जनता के हक और ईमानदारी का वो हक दिलाएंगे। मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने इस अवसर पर ये बातें कही है और सच्चाई ईमानदारी के साथ अगर कही है तो उनको गुरु नानक साहिब की प्रकाश भी उनको मिले। और जिस ढंग से उनका संत स्वरूप है, वो दाढ़ी रखते हैं और संत स्वरूप हो करके गुरु नानक साहब की प्रकाश पर्व के अवसर पर ऐसी बातें कही है, तो हमारे चैनल की ओर से किसानों की इस हक अधिकार की लड़ाई के लिए जो एक सच्ची और नेक ईमानदारी के साथ में जो ये फैसला आया है, इसका हक आम जनता को, किसानों को मिले। इन्हीं चर्चाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। रोशनी देवी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जसबीर भाटिया साहब का, डॉक्टर जितेंद्र जांगड़े जी का और डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का जो अमेरिका से हैं और एक बुद्धिजीवी हैं। सभी बुद्धिजीवियों का मैं आज की इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जोहार। एक बात और छोटी सी बात कहूंगा। प्रधानमंत्री साहब कितनी बार गुरुद्वारे में गए हैं, वहां जाके उन्होंने अपनी माथा टेका है, तो वहां से कुछ लेसन भी तो लेना चाहिए ना। खाली जाके तो काम नहीं बनता ना। तो बाकी जो गुरु नानक के लिए लांगा बनाया है पाकिस्तान में, उनके साथ लोगों को फ्री करना चाहिए ताकि लोग जा सके। वो भी हिंदुस्तान से लोग नहीं जा पा रहे, तो ये बातें जो है उनको उदार हृदय रखना पड़े। बस इतना ही कहूँ। बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आज की इस परिचर्चा में जो किसानों को हक अधिकार को लेकर हम लोगों ने किया है, मैं आज की इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए धन्यवाद सभी का करता हूं। दोबारा कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि आज की इस परिचर्चा की कमेंट करें, प्रतिक्रिया कर दें, शेयर करें और अपनी विचार भी हमें दें ताकि हम समय समय पर किसानों के हक अधिकार की अन्य मुद्दों को लेकर आपके सामने ला सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।